की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो अगला बिंदु है वो पढ़ेंगे व्याकरण और उसके बाद में लिपि। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में, भाषा की व्युत्पत्ति, भाषा के प्रकार और भाषा का स्वरूप और भाषा की इकाइयां। तो हम चलते हैं आगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो हम यहां पर लेते हैं व्याकरण। दूसरा जो हमारा बिंदु है व्याकरण, इससे संबंधित दो मुख्य प्रश्न बनते हैं, व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के अंग। ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है बोर्ड की परीक्षा में कि व्याकरण को की परिभाषा या परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। परिभाषा, परिभाषा हम यहां देंगे, वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध भाषा का शुद्ध प्रयोग एवं शुद्ध स्वरूप, यानी वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध भाषा का शुद्ध प्रयोग एवं शुद्ध स्वरूप ज्ञात हो। वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध भाषा का शुद्ध प्रयोग एवं शुद्ध स्वरूप ज्ञात हो। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग एवं शुद्ध स्वरूप उसका पता लगाया जाए, उसको हमने कह दिया व्याकरण। अब हम आगे ये देखते हैं कि व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, या अंग या विभाग या पद। तो यहां दूसरा जो बिंदु हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग या व्याकरण के विभाग। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। तो सबसे पहले व्याकरण का अंग वो हम लेते हैं यहां पर वर्ण विचार। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, वर्ण विचार। इसमें क्या है, वर्ण विचार स्वर और व्यंजन, उनके बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है। तो इसके बारे में, इसमें वर्णों का स्वरूप, इसमें वर्णों का स्वरूप एवं प्रकारों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी वर्णों का स्वरूप और प्रकार, उनके बारे में यह अध्ययन किया जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा जो अंग है वो है शब्द विचार।
जिस तरह से इसमें वर्णों का स्वरूप और प्रकार है, उसी तरह इसमें भी शब्दों के स्वरूप और प्रकारों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें शब्दों का स्वरूप एवं प्रकारों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तत्सम तद्भव देश देशी विदेशी आदि जो शब्द उनके बारे में इसमें जितने भी जो शब्द है व्याकरण के पूरे ये जो भाग है शब्द विचार, इसके अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं पद विचार। भाषा में हमने पढ़ा था शब्द स्वतंत्र है, वाक्य में प्रयोग हुआ, पद बन गया, व्याकरणिक रूप उसको मिला। तो यहां हम इस अंग में पढ़ेंगे पदों के बारे में, पद विचार। तो पद विचार में पढ़ेंगे शब्द से पद निर्माण, पदों की प्रक्रिया एवं पदों के विविध रूपों का अध्ययन। ये तीन अंग। चौथा है वाक्य विचार। वाक्य विचार इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसमें वाक्यों का स्वरूप, प्रकार एवं विराम चिन्हों एवं विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाएगा या किया जाता है। इसमें वाक्यों का स्वरूप, प्रकार एवं विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने पढ़ा है सबसे पहले वर्ण विचार, इसमें वर्णों का स्वरूप एवं प्रकारों के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों का स्वरूप एवं प्रकारों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। पद विचार है शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया एवं पदों के विविध रूपों का अध्ययन। वाक्य विचार में पढ़ेंगे, इसमें वाक्यों का स्वरूप, प्रकार एवं विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने ये व्याकरण के अंग है इनके बारे में पढ़ा। प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि वर्ण विचार क्या है या शब्द विचार क्या है। इतना पूछा जाएगा कि व्याकरण के अंग कितने हैं। तो ये व्याकरण के अंग है और ये इसका बनेगा उत्तर। तो ये हमारा जो दूसरा बिंदु है व्याकरण, ये पूरा हुआ। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे लिपि को। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिपि को। इसके बाद में पढ़ते हैं लिपि को। फिर से लिखता हूं मैं लिपि को। तो यहां हमें ये देखना है लिपि क्या है। तो यहां समझने वाली बात एकदम से छोटी सी बात यही है कि भाषा का लिखित रूप
लिपि कहलाता है। जब भाषा को लिखने की जरूरत पड़ी तो जो कुछ निश्चित चिन्ह है उनका प्रयोग किया गया, वो ही लिपि कहलाया। और वैसे हमारी जो भाषा हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और देवनागरी की मुख्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिपि की परिभाषा या लिपि का अर्थ। तो जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, यह लिखना है, जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो जब उसको लिखने की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह या ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया गया, तब वह लिखित रूप लिपि कहलाया। हमने पढ़ा जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह या ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया गया, तब वह लिखित रूप लिपि कहलाया। अब हमें यहां देखना है कि लिपि की परिभाषा क्या है। लिपि की परिभाषा, ये तो सीधा सा आ गया कि लिपि है क्या। अब हमें यह देखना है कि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। सीधा सा है कि जो भाषा का लिखित रूप है वही लिपि है, भाषा का लिखित रूप है वही लिपि कहलाए। ये बन गई हमारी परिभाषा। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी लिपियां हैं। यथा हम यहां लिखेंगे, इस साइड में हमें लिखेंगे भाषा और यहां लिखेंगे लिपि। कौन कौन सी भाषा है, कौन कौन सी लिपियां है। तो यहां भाषा हो गई हमारी संस्कृत, जिसकी हो गई देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। हिंदी, इसकी भी हो गई देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। फिर हमें लेते हैं आगे पंजाबी। ये भाषा है और पंजाबी की लिपि हो गई गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे उर्दू। उर्दू जो भाषा है उसकी लिपि हो गई
फारसी लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि हो गई रोमन लिपि। तो ये कुछ लिपियां हैं, जैसे संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन लिपि। तो यहां से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। प्रश्न ये था कि देवनागरी लिपि में किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। फिर हम उसके बाद में पढ़ते हैं, हमें पढ़नी है देवनागरी लिपि। तो अब हम आगे पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का विकास, कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। तो यहां हम लिखेंगे देवनागरी लिपि। अब यहां थोड़ा हमें ये देखना है कि भारत की दो प्राचीन लिपियां, कि भारत की दो प्राचीन लिपियां कौन कौन सी है। एक है ब्राह्मी लिपि और दूसरी है खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी और खरोष्टी। अब देखो हमारी जो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उस लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। तो यहां हमें लिखना है नोट देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हमने इसकी परिभाषा कौन कौन सी भाषा में किस किस लिपि का प्रयोग किया जाता है और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ ये पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं कि देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो मुख्य विशेषता की ओर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो मुख्य विशेषता है वो यह है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी की जो देवनागरी है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, उर्दू की तरह नहीं। उर्दू कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। जैसे ऐसे लिखते हैं उर्दू को ऐसे लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। बल्कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो यहां से बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, अंग्रेजी की तरह। जैसे उच्चारण कुछ है, लिखा कुछ ही जाता है अंग्रेजी में, वैसे नहीं कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। यहां ये जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा, जैसा उच्चारण है वैसा ही लिखा जाता है। उच्चारण में स्पष्टता है, स्पष्ट है उच्चारण। दूसरी बात है कि ये अनुनासिक और अनुस्वार, अनुनासिक और अनुस्वार दोनों के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगली विशेषता है शिरोरेखा का प्रयोग। जैसे हम कोई नाम लिखते हैं, बिल्ली का नाम, ऊपर ये जो शिरोरेखा है इसका प्रयोग किया जाता है। वर्णों का वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिकता के तौर पर उनका विभाजन किया गया है और रोमन लिपि के बजाय कम स्थान घेरती है। तो ये सब बातें हम इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं लिपि की, जो देवनागरी लिपि उसकी विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। पहली विशेषता तो यही हो गई कि यह
बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरी विशेषता हुई उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। तीसरी विशेषता हुई इसकी वर्णों में स्पष्टता, वर्णों में स्पष्टता। चौथी इसकी विशेषता है शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। यह भी इसकी मुख्य विशेषता है कि शिरोरेखा का प्रयोग भी होता है। अगला बिंदु है वो हम पढ़ेंगे रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। रोमन लिपि में तो क्या, जैसे एक वर्ण है उसके बारे में जैसे ज्यादा लिखा जाता है, बल्कि इसमें ऐसा नहीं, ये रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। आगे हमें देखेंगे कि अनुनासिक एवं अनुस्वार दोनों के लिए अलग अलग चिन्ह। वर्णों का विभाजन वैज्ञानिकता के आधार पर। तो ये मुख्य विशेषता है, बाएं से दाएं लिखा जाना, उच्चारण के अनुरूप लिखा जाना, वर्णों में स्पष्टता, शिरोरेखा का प्रयोग, रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरना, अनुनासिक अनुस्वार दोनों के लिए अलग अलग चिन्ह, वर्णों का विभाजन वैज्ञानिकता के आधार पर। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। यहाँ मैंने आपको 7 विशेषता इसकी बताई है। तो ये जो बिंदु हमारा भाषा, व्याकरण और लिपि ये पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, और इसको ध्यान से वीडियो को बार बार देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। और हमने यहाँ भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में, लिपि के बारे में पढ़ा था। बोर्ड की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं 1+1 2 नंबर के, तो इसको ध्यान से आप देखना। और इससे जो है आगे पढ़ेंगे हम, अगला वीडियो लेके मैं फिर से आ रहा हूँ। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।